पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात बाद उसका वोटिंग काउंटिंग का वोट की गिनती का मरहला इस वक्त चल रहा है और इतलात आ रही हैं कि सदर ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जो पोस्टल बैलेट है जो कि डाक के जरिए से वोट डाले गए हैं उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। कुछ इतलात मुख्तलिफ स्टेट से ये भी आई कि वहाँ पे कुछ मशीनें ख़राब हो गई और पाकिस्तान में बैठे अक्सर लोगों को हमारा अपना 2018 का इलेक्शन याद आ गया कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ भी बैठा था। तो कुछ अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं है हम लोग ऐसे मामलात में। और अमेरिका का एक सिटिंग सदर अब धांधली के इल्ज़ामात भी क्या लगा रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। ये इंतखाबात अहम किस लिए हैं, इसको मशरिक़ वुस्ता में कैसे देखा जा रहा है, इसको यूरोप में कैसे देखा जा रहा है, इजराइल के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, कौन सा सदर जो है वो इस हवाले से बेहतर होगा। और सदर ट्रंप ने जो इस हवाले से इनिशिएटिव लिए कि मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस के लिए और इजराइल की जो रिकग्निशन काफ़ी तेज़ी से ट्रंप के दौर में चली, चंद मुस्लिम ममालिक ने इस हवाले से स्टेप्स भी लिए। तो अगर सदर ट्रंप दोबारा जीत जाते हैं तो ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा और अगर जो बाइडन आए तो फिर ये पॉलिसीज़ किस तरह से तब्दील होंगी, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे सवालात इस हवाले से लिंक्ड हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी इन इलेक्शंस को बड़े गौर से देखा जा रहा है। बल्कि जब कुछ हलकों में पता लगा कि जी वोटिंग का अमल मशीनों में कोई ख़राबी आ गई या पोस्टल बैलेट के हवाले से सदर ट्रंप ने जब ट्वीट्स करके कंप्लेंट करना शुरू की तो पाकिस्तान में कुछ बहुत से लोगों ने ऐसी ट्वीट भी की जिनमें कहा जा रहा था कि शायद, और ये तंजन और मजाक के तौर पे कि जी सदर ट्रंप ने शायद ख्वाजा आसिफ को फ़ोन किया है और कोई नंबर मांग रहे हैं, कोई कह रहे थे कि जी ये किसी और को फ़ोन कर रहे हैं जो हमारे सिटिंग वज़ीर आज़म, इस तरह के सटारिकल बहुत सारी चीज़ें कि सदर ट्रंप इस वक्त मदद मांग रहे हैं। और इशारा क्योंकि पाकिस्तानी कौम की जो हिस्से मज़ा है वो आपको नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात में भी हम हंसने का फ़न जानते हैं और बाज़ दफ़ा अपने ऊपर भी हंसते हैं और मुश्किल तरीन वक्त भी हम बड़े आराम से हंसी खुशी गुजार देते हैं। इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल बनी हुई है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो क्या है, इस हवाले से भी अपडेट देंगे। लेकिन नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको चंद इंतहाई एक्सक्लूसिव चीज़ें बताएंगे। एक तो आजकल दोबारा हम बहुत बात सुन रहे हैं कि जी डायलॉग और ख़ास तौर पे नून लीग की क़यादत इस हवाले से बहुत आगे है और कह रही है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब को भी इंटरव्यू दिया कि बातचीत नवाज शरीफ साहब के साथ होगी। दीगर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत भी इस हवाले से हमें बात करती हुई नज़र आती है। आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का 2007 का, और जो इश्यूज जिस तरह से उन्होंने 2007 में फ्रेम किए और आज वो जो बातें कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क हमें नज़र आता है। पेमरा की जो रिस्ट्रिक्शन है नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आज अपने वकला से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि जी अभी जो है जो उनका नोटिफिकेशन है जो कि फिर भी चैलेंज हो सकता है और आप दिखा सकते हैं अभी भी उनकी तकारीर, लेकिन जो माजी की चीज़ें हैं, मसलन उन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस लिया है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क से खिताब किया है, चीज़ें हैं जो माजी की चीज़ें हमारे वकला कहते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इस हवाले से चलाने के लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किसी ने फिर भी इस हवाले से पेमरा में बैठे हुए कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि उन्होंने पंजा आजमाई करनी है तो अदालतों के रास्ते खुले। और हमारी वकला की टीम से जब मैंने इस हवाले से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल 2007 की चीज़ें चला सकते हैं और उसका मकसद ये है बताने का कि आज की सूरत हाल में वो रेलिवेंट किस तरह से, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म जो बातें करते हैं वो किस तरह से इन इंटरव्यूज़ के साथ सब्सटेंशिएट होती हैं आके। ना सिर्फ ये, आपको वो मुआहदा भी दिखाएंगे सरे मेंशन का, कुछ और चीज़ें भी इस हवाले से आपको दिखाएंगे कि जो एग्रीमेंट्स हुए थे और उस वक्त उसमें क्या कहा गया और बाद में जो चीज़ें निकलती हैं तो वो किस तरह से सामने आती हैं और इसकी वजह क्या है कि आज हम ये खबर आपके साथ शेयर क्यों करेंगे। आज इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट का नाज़रीन एक इजलास था और उसमें 433 मिलियन रुपए की चेयरमैन नैब ने अप्रूवल मांगी ईसीसी से और चेयरमैन नैब का कहना था कि जी ब्रॉडशीट के साथ हमने जो एग्रीमेंट किया था कि जी चीज़ें ढूंढी जाएं और फारूक आदम खान ने अपने इस्तीफे में इसका बड़ी तफसील से जिक्र किया था कि क्या एग्रीमेंट था कि हमें 433 मिलियन आज जो फैसला हुआ ईसीसी में गया, अप्रूवल मांगी गई कि जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो देनी है 1.5 लाख पाउंड, गालिबन मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बता देता हूँ, जी हाँ 1.5 लाख पाउंड हमने वकील की फीस देनी है, 3 करोड़ रुपए सिर्फ वकील की फीस देनी है और ये इंटरेस्ट पेमेंट 433 मिलियन की अलग है। इससे पहले पाकिस्तान ब्रॉडशीट को तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर्स पे कर चुका है, यानी कि $15 लाख
ब्रॉडशीट को। और किस वजह से? वो इस वजह से कि जिसको वजीर आजम कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती थी NRO देना। और NRO जब उन्हें दिया तो वो सवाल उठाते हैं जी वो सरे मेंशन का क्या हुआ, वहार का क्या हुआ, और जनरल मुशर्रफ ने ये जो गलती की थी इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को भी छोड़ दिया गया। तो आप टैक्स पेयर के पैसे का इस NRO की डील की वजह से ब्रॉडशीट को हम पहले भी पैसे दे चुके हैं, और आज ECC में चेयरमैन नैब ने 433 मिलियन मांगे कि जी हमारे नैब के पास तो देने के लिए ये पैसे नहीं है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में हमें वफाकी हुकूमत ये पैसे दे। तो इसकी तफसील जो है नाज़रीन कि ये सारी डीलें हमें टैक्स पेयर के पैसे कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, तो ये पैसे हम ब्रॉडशीट को उस NRO की कैंसिलेशन की शक्ल में पे करें, और आज ECC से भी इसकी इजाज़त मांगेगी। साथ ECC में एक और आज अहम फैसला भी हुआ, और सर्कुलर डेट जो है उसकी रेजोल्यूशन के लिए तकरीबन 1.6 ट्रिलियन का 1.6 खरब का सर्कुलर डेट पे ऑफ करने का कुछ कंपनीज को, जिसमें PSO, GDCL, GHPL, PPL, SNGPL, GCL, PLL, टोटल जो 1.6 ट्रिलियन है ये पे ऑफ कैसे करना है वो फार्मूला आज सामने रखा गया, और इस हवाले से एक और कमेटी बनाई जा रही है कि ये क्या होगा। इस फार्मूले की तफसीलात क्या हैं वो भी प्रोग्राम में आगे जाके जिक्र करेंगे। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम समाअत हुई थी, और उस समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने हुकूमत को चंद हफ्तों का मजीद टाइम दिया कि पेट्रोलियम कमीशन की जो इंक्वायरी है उसको मुकम्मल कर ले, और इसमें यह भी उन्होंने अंदिया दिया कि जो महंगाई इस हवाले से की, और अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाती है, अगर तो हुकूमत खुद कर लेती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदालत इस हवाले से खुद इंक्वायरी करेगी और इससे हुकूमत हिल सकती है। अब क्या वजह है कि हुकूमत ये वाली इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं ला रही, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से अपने आप को खुद शाबाश देती है कि ना वजीर आजम जो भी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसकी ना सिर्फ रिपोर्ट आती है बल्कि उसे पब्लिक भी किया जाता है। तो इसमें किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के जब आप कमेंट देखते हैं तो अब बहुत अच्छी वो बात करते हैं कि इस हुकूमत में जितने भी नॉन इलेक्टेड एक मुशीरान की फौज है, जो कि मिला के टोटल शायद 51 हो जाती है, SAPM, एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स मिला के पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी तादाद है। और उस हुकूमत में जिसमें कहा जाता था वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में कि जी हम छोटी काबीना रखेंगे, तो ये इनडायरेक्ट एक क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे नाफिज किया जा रहा है। और इस हुकूमत के जितने भी मसाइल हैं हम इसको बाकायदा तौर पे प्रूव कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी इन छाता बरदारों की वजह से, किसी ने मुल्क बरतानिया का हल्फ लिया हुआ है, किसी ने अमेरिका की नेशनैलिटी रखी हुई है, किसी ने अमेरिका का इकामा रखा हुआ है, और दर्स पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का देते हैं। अपोजिशन की हुब्बुल वतनी भी यही वाले इकामा होल्डर्स जो है चैलेंज करते हैं। और मजे की बात, इकामे के ऊपर नून लीग पे तहकीकात का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपनी करतूतें जब SAPMs की और एडवाइजर्स की देखें तो पिछले 2 साल में जितने भी क्राइसिस PTI गवर्नमेंट के आए हैं वो इन्हीं की वजह से आए हैं। और एक से एक इसमें चलें मैं इसको थोड़ा सा डीलिंग करता हूं। शायद जब हम बचपन में होते थे तो पाकिस्तान का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी। उसमें एक फिल्म मुझे याद आ रही है, शायद उसका नाम था इंटरनेशनल फ्रॉडिये। जी हाँ, उस इंटरनेशनल फ्रॉडिये मूवी को नाज़रीन जो भी लोग देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये इंटरनेशनल फ्रॉडिये करते क्या हैं, क्योंकि उनकी स्टेक्स तो होती नहीं, ऐसे ऐसे गुर इनके पास होते हैं इंटरनेशनल फ्रॉडिये की। अगर आप में से किसी को मिल जाए तो मुझसे भी यकीनन ज़रूर वो लिंक शेयर कीजिएगा, और अगर किसी के पास कोई VHS कैसेट पड़ी है या वैसे वो पड़ी है तो मुझे भेज दीजिएगा। ना सिर्फ उसकी मैं आपको कीमत दूंगा बल्कि शायद थोड़े से ज़्यादा पैसे भी दूँ, और फिर हम आपका नाम लेके कि जो भी शख्स वो भेजेगा हम प्रोग्राम में भी उसके चंद अहम क्लिप्स आपको दिखाएंगे। ये मैं नाज़रीन इसलिए कह रहा हूँ कि जो SAPMs हैं इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी थी। अब मैं इंटरनेशनल फ्रॉडिये मूवी से हटके लाहौर हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी SAPMs के हवाले से उस पर आ रहा हूँ, और इस हवाले से कौमी असेंबली में सवालात भी हो रहे हैं और उन सवालात के पिछले चंद माह से जवाब नहीं दिए जा रहे। एक तो ये है कि ये जो छाता बरदार आए हुए हैं जिसने मुल्क बरतानिया से हलफ लिया हुआ है, इकामा है, किसी के पास US का नेशनैलिटी है, क्या इन्होंने FBR में टैक्स जमा करवाई? 180 दिनों से ज्यादा इन्हें पाकिस्तान में हो गए। वो टैक्स की डिटेल्स क्या है? बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब नून लीग के, उन्होंने तालीमी काबिलियत के हवाले से कौमी असेंबली में सवाल डाला हुआ है कि जनाब इस सवाल का जवाब दे देंगे, ये SAPMs आपने लगाए हुए हैं, इनकी तालीमी काबिलियत क्या है?
लेकिन इनके जवाब नहीं दिए जा रहे। इसकी वजह क्या है? कहीं ये मामला ये तो नहीं है जो कि सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि एसएपीएम्स नेपोटिज्म, क्रोनिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से नहीं लगाए जा सकते? क्या इसमें कोई ऐसा एसएपीएम भी है जिसने अपने ओ लेवल का जाली सर्टिफिकेट बनाया हुआ है और ओ लेवल भी नहीं किया हुआ लेकिन जाली सर्टिफिकेट ओ लेवल का, और उसके अलावा कुछ है नहीं? अब ये कौन सा लाडला है जिसको बचाने के लिए जनाब इन सवालात के कौमी असेंबली में भी जवाबात नहीं दिए जा रहे? तो काफी हैवी एजेंडा है नाज़रीन हमारे पास। कोशिश करेंगे कि काफी सारे पॉइंट्स को टच करें। इस वक्त बात शुरू करते हैं अमरीकी इंतखाबात से। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जांजेब अली वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही हमें सेनेटर शहरी रहमान साहिबा जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक सफीर रह चुकी हैं अमेरिका में। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि सेनेटर शहरी रहमान आपकी तरफ में आऊँ, मैं जांजेब आपसे जानना चाहूँगा कि इंतखाबात ख़त्म हो गए, वोटिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त कितने जो स्टेट्स हैं वहाँ के रिजल्ट्स आने बाकी हैं और पेंसिल्वेनिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है और सदर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? देखिए शायद अभी भी 270 वोट लेने के लिए बाइडेन और ट्रंप की जंग जारी है। 224 बाइडेन का नंबर है, 213 जो है वो सदर ट्रंप का नंबर है। अब मामला ये है कि कुछ 6 रियासतों के अंदर मामला जरा कुछ फंसा हुआ है। पेंसिल्वेनिया की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि पेंसिल्वेनिया के इलेक्टोरल वोट की तादाद है 20 और जो भी ये पेंसिल्वेनिया का इंतखाब जीतेगा उसको 20 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। अब पेंसिल्वेनिया के मामले पे झगड़ा यहाँ पर शुरू हो चुका है क्योंकि पेंसिल्वेनिया में अभी 14 लाख ऐसे वोट है जिसकी गिनती होना अभी बाकी है और जबकि पेंसिल्वेनिया के अंदर अभी मजीद 3 दिन तक जो भी डाक के जरिए वोट मौसूल हो रहा है वो भी गिनती में शामिल किया जाएगा, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एतराज उठा दिया है और धांधली के इल्जाम एक मरतबा फिर आयद कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी धमकी दे दी है। एक और अहम रियासत है नॉर्थ कैरोलिना, वहां पर जो है आइंदा 9 रोज तक जो भी डाक के जरिए वोट मौसूल हो रहा है उसको भी काउंटिंग में शामिल किया जाएगा। तो सदर ट्रंप को यह भी खदशा है कि वो नॉर्थ कैरोलिना जैसी अहम रियासत भी लूज कर सकते हैं और उनको इस बात का भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि डेमोक्रेट्स ने इस मरतबा ज्यादा वोट डाक के जरिए डाले हैं। ये 14 लाख वोट पेंसिल्वेनिया के हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये डाक के वोट हैं और इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना के अंदर भी काफी जो तादाद है वोट्स की जो गिनती अभी हो रही है वो डाक के जरिए वोट आ रहे हैं। अब सदर ट्रंप कहते हैं कि वो अदालत चले जाएंगे। अब अगर वो अदालत चले गए तो इन इलेक्शंस का जो हतमी नतीजा है वो ना सिर्फ कई रोज बल्कि कई माह के तातुल का भी शिकार हो सकता है। सदर ट्रंप ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो अब 3 तारीख के गुजरने के बाद जितने भी वोट आ रहे हैं उसको गिनती के अमल में शामिल ना किया जाए। इसके हवाले से एक लॉ सूट जो है वो पेंसिल्वेनिया की मकामी अदालत में दायर कर दी गई है, लेकिन ये मामला हमें अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक और बात आपको यहाँ पर अहम बता दूं कि अगर इस इंतखाबात का नतीजा किसी तनाज़े का शिकार हुआ तो नैन्सी पेलोसी की लॉटरी निकल आएगी, जो कि हाउस की स्पीकर हैं और अपनी नशिस्त दोबारा जीत चुकी है हमारे नुमाइंदगान की, और वो फिर उनको कायम मकाम सदर जो है उनको बनाया जा सकता है। स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, स्टेट्स में आपको बता दूं कि इस वक्त जॉर्जिया का इलेक्शन जो है पेंडिंग है जहां पर सदर ट्रंप को लीड है इस वक्त। मिशिगन में बाइडेन लीड कर रहे हैं, नेवाडा में बाइडेन लीड कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में सदर ट्रंप लीड कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में 6 लाख वोटों की लीड है सदर ट्रंप को, विस्कॉन्सिन में बाइडेन लीड कर रहे हैं, एरिजोना में भी बाइडेन लीड कर रहे हैं। तो अभी कहा नहीं जा सकता कि हतमी तौर पर अमेरिका का सदर अब कौन होगा। मुतवक्का तौर पर सदर ट्रंप ये इंतखाब जीत सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जांजेब, आप तक भी ये इतलात पहुंची होंगी कि आज कुछ स्टेट्स वगैरह में कुछ वोटिंग का अमल रुका था, किस वजह से रुका था? कोई मशीनें ख़राब हो गई थी, बाद में वोट्स डालने का कहा गया किसी जगहों पे, और पोस्टल बैलेट्स जो लेट हो रहे, इसमें पाकिस्तान में मुवाजना 2018 के आरटीएस रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम से किया जा रहा था। क्या ये मुवाजना सही बनता है किसी हवाले से कि नहीं? अरशद साहब, ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर डाक के जरिए वोट डाला गया। पहले हमेशा से डाक के जरिए लोग वोट डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो लोग डालते थे जो उम्र रसीदा हैं या जिनको बहुत जरूरी काम होता था, जो कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते, वो डाक के जरिए वोट डालते थे। लेकिन इस मरतबा पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से जो है तमाम अमरीकियों को तकरीबन ये तमाम रियासतों ने अपने शहरियों को यह हक दिया था कि वो अपना डाक के जरिए वोट डाल सकते हैं। और जब अब रिकॉर्ड तादाद के अंदर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट जो है वो डाक के जरिए जो है वो डाला गया है, तो ऑब्वियसली फिर मशीनों के खराब होने का मामला भी सामने आ रहा है और फिर कुछ ऐसे लिफाफे हैं जो कि खुले रह गए, वो सही तरह बंद नहीं हुए। कई ऐसे बैलेट्स, पोस्टल बैलेट्स हैं जिनके ऊपर सही तरीके से दस्तखत नहीं किए गए, और लाखों वोट्स तो हमेशा से इंतखाबात में रिजेक्ट होते हैं गलतियों की बुनियाद के ऊपर। और इस मरतबा जो है
एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि डाक के जरिए आ रहे हैं वोट, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार भी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि आपको बता दो जब पेंडेमिक आया है तो पेंडेमिक में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों रुपया दिया एयरलाइन इंडस्ट्री को, अरबों रुपए दिया होटल बिल्कुल ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। मैं इस पर दोबारा आता हूं। मैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में इस हवाले से अमरीकी सदारती इंतखाबात में इंटरेस्ट किस वजह से, चीन इसको कैसे देख रहा है, मशरिक़ वुस्ता कैसे देख रहा है, यूरोप कैसे देख रहा है, और पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है अमरीकी सदारती इंतखाबात में? जो बाइडन हो या ट्रंप हो, उससे क्या असरात पड़ते हैं आलमी सियासत पे? जी बहुत शुक्रिया अरशद। बात यह है कि अमेरिका बहादुर बहुत सारे आलमी फोरम से अपनी शमूलियत और लीडरशिप विड्रॉ कर चुका है। ये ट्रंप के वक्त में हुआ है, मगर तो फिर भी अमेरिका की इकोनॉमी, डॉलर डिनोमिनेशन, हर जगह उनकी जो इस वक्त ग्लोबल इक्तिसादी सिस्टम में अमल दखल है, और कंज्यूमर परसेंटेज भी 10% अमेरिका का बनता है सारी ग्लोबल इकोनॉमी को, वो ड्राइव भी करता है। अगर अमेरिका छींक लेता है तो चले, थोड़ा सा फ्लू तो हो ही जाता है, जुकाम हो जाता है, अल्लाह ना करे कोविड हो जाए। लेकिन बात ये है, जाहिर है चीन तो देखेगा इसे, क्योंकि उन दोनों प्रेसिडेंट्स ने तो राधा दोनों कैंडिडेट्स ने बार बार ये कहा है इलेक्शन कैंपेन में कि वो चीन को अपना नंबर 1 तरजीह समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के हवाले से। यानी कि चीन को किसी दायरा हिसार में रखना, कंटेन करके रखना, ये उनकी दोनों की एक से बढ़ के एक तरजीह थी। ये डिबेट्स में वाजे हो गया। तो जाहिर है चीन देखेगा, और तिजारती जंग जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की हुई है उसका भी उन पर बहुत बड़ा असर होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबल, मतलब पूरे ममालिक की जीडीपी से ज्यादा इनके टर्नओवर्स होते हैं। हुआवे है चीनी कंपनी जिसको बहुत जगहों से वो निकालने की पर तुले हुए हैं, और सप्लाई चेन इस वक्त इतनी जुड़ी हुई है कि मुश्किल हो रहा है। लेकिन उनका बड़ा अज़म है और उन्होंने कहा है कि वो ये करेंगे। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा तो इस वक्त IMF प्रोग्राम भी वहाँ रुका हुआ है, और अमेरिका के साथ हमारा एक पुराना रिश्ता है। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी अमेरिका है। लेकिन क्योंकि चीन से उनको इस वक्त इतनी एलर्जी हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी उसमें तरजीह दी है, खित्ते में प्रायोरिटाइज किया है, और उनके साथ बड़े एक्सेप्शनल और जिसे कहते हैं तारीखी मुआहदे किए हैं। 2+2 अग्रीमेंट बीका, जिस पर लोग नहीं तबसरा करें, मगर ये बहुत ही मैं समझती हूँ इंट्रूसिव और बहुत अहम और खतरनाक एक लेवल से पैक्ट हो सकता है, अलायंस हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी रसाई देगा हिंदुस्तान को अमरीकी तंसीबात, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री, इन सब हवालों से पूरे खित्ते में। वो चाह रहे हैं कि चाइना की जो हेजेमनी है और या अटेम्प्ट है रीजनल हेजेमॉन बनने का अपनी इकोनॉमी की बुनियाद पर, वो अब परचेसिंग पावर में अमेरिका से ज्यादा आगे निकल चुके हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी में। तो जाहिर है एक उन्होंने राइवलरी तो अब दिखा दी है, बजाय इसके कि लोगों को कैंपों में डाले। अमेरिका ने कैंपों का बहुत सख्त, बल्कि खुद कैंप बनाए हैं और हिंदुस्तान को अपने कैंप में बड़े धड़ल्ले से लेकर आए हैं, जिससे मोदी सरकार मेरी नज़र में बहुत हौसला पाता है और बड़ी उनको तक़वियत मिलती है, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने मज़ालिम और रियासती तशद्दुद में, खासतौर से कश्मीर में। जहाँ तक मशरिक़ वुस्ता की बात आपने की, जाहिर है उन पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडन ने तो कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पीस डील को पर नजरसानी करेंगे, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने शुरुआत की थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वहां से निकाला अमेरिका को। तो उनका एक ये स्टेटेड अज़म भी है। लेकिन जहां तक जो बाइडन की बात है, उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के हवालों से ये भी कहा है कि वो कश्मीर में भी देखना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स की बेहतरी हो। बेशक वो इस हद तक जरूर जाएंगे कि कोई सवाल उठे और सवाल, मगर वो हिंदुस्तान को नाराज दोनों कैंडिडेट्स मेरी नजर में नहीं करना चाहेंगे।
सेनेटर शहरी रहमान साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप वहाँ पे सफीर भी रही हैं अमेरिका में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। इस वक्त जो एक इशू, इसको एक और सोशल साइंसेज के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, पॉपुलर लीडरशिप। सदर ट्रंप अभी भी एक कांटे का मुकाबला वहाँ पे चल रहा है, वोट फंसे हुए हैं। तो एक सवाल उठ रहा था कि इस इलेक्शन को ऐसे भी देखा जा रहा है कि क्या पॉपुलर लीडरशिप जो है, जो रेटोरिक लेके चलते हैं, उसका दौर इस इलेक्शन के साथ, अगर ट्रंप दोबारा हो जाते हैं वो कंटिन्यू करेगा और जो बाइडन अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। क्या ये एक सही पर्सपेक्टिव है इन चीजों को देखने का ग्लोबली? यू मीन नेशनलिज्म जो आई थी बहुत ज्यादा अमेरिका में, आप अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं गालिबन, जो उन्होंने, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी जुर्रत पकड़ी कि उन्होंने अमेरिका का पुराना जो जिस बुनियाद पर अमेरिका अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को खड़ा कर चुका है, द होम ऑफ द ब्रेव, एंड ये इस तरह की बात होती थी, यानी कि अमेरिका के दरवाजे खुले थे इमिग्रेंट्स पर और एक इंक्लूसिव सोसाइटी पर वो बहुत अपना फख्र करते थे, जिसके दरवाजे डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किए हैं। अगर वो वापस आएंगे तो मैं समझती हूँ बहुत ही वो अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, वो अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को पॉलिसी बना लेंगे और वो कहेंगे कि बस इसी तरह अब निज़ाम चलना है, मेरा रास्ता है, माय वे और द हाईवे होगा। वैसे भी उनका यही इंक्लिनेशन रहता है। और अगर जो बाइडन आए तो वो मल्टीलैटरल फोरम्स में मैं समझती हूँ अमेरिका को फिर थोड़ा वापस दाखिल करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से माहौलियात का जो आलमी मुआहदा था जिससे अमेरिका ने रिट्रीट किया है, जो बहुत लोगों ने गैर जिम्मेदाराना समझा। इस तरह की मल्टीलैटरल फोरम्स में वो वापस अमेरिका की लीडरशिप को लाना चाहेंगे, क्योंकि वो खला फिर चीन भरी है। और दूसरे हवाले से देखिए, अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है और कुछ वो फुस्तायत की तरफ, फैशिज्म की तरफ भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पूरी दुनिया में लेकर जा रही हैं। एक एक्सक्लूजन का निज़ाम शुरू हो गया है कि लोगों को बाहर रखें अपनी सिटीजनशिप से, उनकी शनाख्त पर, उनके रंग पर, सियाफाम कल्चर वॉर्स। आप सब ने अमेरिका को बहुत तफरीकी एक बहुत बड़े डिवाइड से गुजरते हुए देखा अभी, और ये बिल्कुल। और इन सवालों के जवाबात मैं जानजेब आपसे जानूंगा, फ्राइडे तक, शाम तक हमें इन जवाबात मिल जाएंगे कि कौन सदर है या नहीं है। एटलीस्ट जो पोस्टल बैलेट्स है वो भी काउंट हो जाएंगे कि नहीं जानजेब? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया तो फिर तो इसमें बहुत वक्त लगेगा अरशद साहब। इसमें अभी इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी पेंसिल्वेनिया की जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा उन्हें काफी रोज दरकार है इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए। भी फौरी तौर पर वो पेंसिल्वेनिया तो अमेरिका का इलेक्शन इसका मतलब फंस गया है, हमें अगले 2-3 दिन में सदर का नहीं पता लगेगा कि अमेरिकी सदर कौन है। बहुत मुश्किल है अरशद साहब। ये तो फिर इसका मतलब हमसे भी गए गुजरे हो गया, अमेरिकी सिस्टम को कहां ले गए सदर ट्रंप। बहुत शुक्रिया जाजेब आपका और सेनेटर शहरी रहमान। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको आके ये भी बताएंगे कि चले SAPMs का तो जो है कारनामे, कि एक ऐसा SAPM भी है जिसपे के स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद, उसके डायरेक्टर जनरल ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये तो छापा मार हैं, ये तो नकल चोर हैं। जिस तरह बच्चे एग्जाम में चीटिंग वगैरह नहीं करते, उस तरह नेशनल सिक्योरिटी के जो SAPM है उन्होंने भी कोई नकल शक्ल की है। ये नकल की कहानी क्या है, और जो वजीर आजम को कह के जी वो अपने पाँव में खुद गोली मारते हैं, तो ये नकल का केस मोहित यूसुफ का जो सामने आ रहा है, ये क्या, इस पर ही बात करेंगे। और डील डायलॉग एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जितने भी मसाइल को आप अगर ट्रैक बैक करें तो वो कहीं ना कहीं से उन्हीं छाता बरदारों पे जाके ख़त्म होते हैं जिनको मुशीरान कहते हैं, मुशीरान की फ़ौज कहते हैं, जिसमें किसी ने मल्का बरतानिया से वफादारी का हल्फ किया हुआ है, किसी ने अमेरिका का इकामा रखा हुआ है, किसी ने नेशनैलिटी रखी हुई है, और एक ही ऐसे इकामा होल्डर को जो अमेरिका का इकामा जिसके पास, और ये हमें पता कैसे लगा जब ऐसे डिक्लेरेशन हुई मोहित यूसुफ साहब के, नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर हमने एक ऐसा रखा हुआ है SAPM जिसके पास खुद अमेरिका का इकामा है उनके अपने एसेट डिक्लेरेशन के मुताबिक, और ये साहब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे
मशावरत भी देते हैं, मशवरे भी देते हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इनका जो माजी है USIP, वो हम पहले बता चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसके CIA के साथ ताल्लुकात क्या है, US नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात हैं, वह तैनातियाँ किस बुनियाद पर होती है, डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें। लेटेस्ट इनका कारनामा नाज़रीन हमें पता लगा जब वक्कास अजीज़ कुरैशी साहब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बतौर DG स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद मैंने एक पॉलिसी इनपुट मैट्रिक्स शेयर मोहित यूसुफ साहब को भेजा था 21 सितंबर 2020 को, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरिया ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सिक्योरिटी के हवाले से इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है। साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये देख के बहुत अफसोस हुआ कि जो आइडियाज़ थे, जो हमारे ख्यालात थे, वो मोहित यूसुफ, मिस्टर यूसुफ ने प्लेजराइज किए, यानी उसकी नकल मारी और चोरी किए, ये प्लेजराइज चोरी किए आइडियाज़ को, उनकी नकल मारी और उनको बहुत अफसोस हुआ वक्कास अजीज़ कुरैशी साहब को। एंड एक्सक्लूजन ऑफ दोज हु प्रिपेयर्ड द सबमिशन फ्रॉम डायलॉग ऑन द सेम, और उन लोगों को इस डायलॉग में बुलाया नहीं गया जिन्होंने ये इनिशियली आइडियाज़ डाले थे। ये तो वक्कास अजीज़ कुरैशी साहब, तो बड़ी सादा सी बात है ना, आप वहाँ पे होते, आपको इस डायलॉग में बुला लिया जाता है जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे। तो मोहित यूसुफ साहब जिस तरह बाकी लोगों को कहानियाँ डालते हैं, तो ये कहानियाँ कैसे डालते हैं कि ये उनका अपना आइडिया है। लेकिन बहरहाल वक्कास अजीज़ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बता दिया कि, और ये इल्ज़ाम लगाया यूसुफ मोहित साहब पे कि इन्होंने प्लेजराइज किया, चोरी किया आइडियाज़। अब नेशनल सिक्योरिटी पे आइडियाज़ कहाँ से चोरी करते हैं, कहीं ये मामला तो नहीं है। ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देखना चाहिए। तो और इकामा क्या इन्होंने अभी तक वापस कर दिया, कोई इन राइटिंग इन्होंने एश्योरेंस दी है कि ये पाकिस्तान से कम 5 साल तक जब भी ये हुकूमत ख़त्म होती है वापस अमरीका अपने इकामे की बेसिस पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम इनसे बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी पे इससे ले रहे हैं, और भी ऐसे मुशीरों की काफ़ी सारी दास्तानें, उस पर थोड़ा फिर से आऊँगा। किस किस तरह के तोहफे हमने इस हुकूमत में रखे हुए जिस वजह से इमरान खान साहब को और PTI को मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल इनकी भी जो पर्ची है वो कहीं और से आई थी मेरी इतलात के मुताबिक, और जहाँ से पर्ची इनकी आई थी वो कहते हैं कि नहीं यार, उनको शायद आइडियाज़ का नहीं पता जो वक्कास साहब ने बताया। अब नाज़रीन बात करते हैं, आज ECC में हमारे टैक्स पेयर के पैसे के हवाले से एक फ़ैसला किया गया, और ये फ़ैसला इसलिए हुआ कि माजी में हमने NRO दिया, और NRO जब हम दिया तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक एग्रीमेंट था ब्रॉडशीट के साथ, और उसको हमें पैसे देने पड़े। आज ECC ने ये चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल ने समरी भेजी कि जनाब हमने पैसे देने ब्रॉडशीट को। पैसे कौन से देने? इंटरेस्ट ऑन अवार्ड और इंटरेस्ट ऑन अवार्ड की कॉस्ट, ये टोटल मिला के और साथ वकला की फीस, ये टोटल मिला के कोई बन जाते हैं 2.3 मिलियन US डॉलर्स, और 2.3 मिलियन US डॉलर्स और वकला की फीस मिला के ये बनते हैं, ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है नाज़रीन, ये बनते हैं 433 मिलियन रुपए। जी हाँ, ये जो मैं और आप और पाकिस्तान के जितने टैक्स पेयर हैं, बल्कि हम सब के इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी तो इसी हुकूमत को देते हैं, ये उसमें से उस NRO डील की जो जनरल मुशर्रफ ने की थी, जिसका कि हैट्स ऑफ टू में उन्होंने इकरार भी किया कि मुझसे गलती हो गई थी, उसमें जाते। सिर्फ ये 433 मिलियन नहीं है, इससे पहले हम ब्रॉडशीट को 1.5 मिलियन 2 इंस्टॉलमेंट में दे भी चुके हैं। और हम लोग क्योंकि रद्दी का कारोबार पावर प्ले की टीम काफ़ी अच्छा करती है, और पुराने तमाम दस्तावेज़ात अदील और अली उस्मान पता नहीं कहाँ से निकाल के रख लेते हैं, और मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने ये आर्काइव अपना स्टोर किया हुआ है, क्योंकि कई दफ़ा कोशिश भी हुई है कि जी इनका डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए जाएँ, छापे मार के उठा ली जाएँ चीज़ें, तो मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने स्टोर की होती हैं। तो वहाँ से आज ये डॉक्यूमेंट निकाला है अली उस्मान और अदील राजा ने कि 29 सितंबर 2008 का हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान लंदन मैनेजर यूनाइटेड नेशनल बैंक को लिख रहा है कि जनाब ये 8,45,928 डॉलर ब्रॉडशीट को पे कर दिए जाएं। और उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब ने एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ख़त भी लिख के पूछा था कि जनाब ये जो 1.5 मिलियन डॉलर की हमने ब्रॉडशीट को पेमेंट करनी है, और इस हवाले से हमें मिनिस्ट्री का फैक्स मिला है, इसमें बैंक का हमें नाम बताएं। और फिर अगले सफ़े पे इस पर पेमेंट शेड्यूल वगैरह भी दिया गया था, और बताया गया था कि जी 30 सितंबर से पहले 2 इंस्टॉलमेंट में हमने पेमेंट करनी है। और 29 सितंबर 2008 आप जो देख रहे हैं, पहले सफ़े पे आ जाए इसी एग्रीमेंट के, तो वो जो यूनाइटेड नेशनल बैंक को पेमेंट का कहा गया है 1.5 मिलियन डॉलर। जी हाँ, आदिल राज साहब नीचे पेमेंट भी दिखा दें, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 8 लाख डॉलर की दे दी गई। ये NRO की कीमत हमने की, और ये इसका पता हमें कहाँ से लगता है? फारूक आदम खान साहब, ये उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, उन्होंने बाकायदा एक एफिडेविट दिया,
और इस एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि मैं ब्रॉडशीट को जानता हूं, जो कि बहुत काम कर रही है। प्राइमरी टारगेट ब्रॉडशीट का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली थी और उनके 100 एसोसिएट्स और $1 बिलियन US से ज़्यादा इनके पास जो असासा जात थे जिनकी खोज लगाई जा रही थी। और जनरल अमजद और मैंने रिज़ाइन इसलिए किया है क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस बना दिए गए वो अनएक्सेप्टेबल है हमें, और ब्रॉडशीट के साथ अनलॉफुली एग्रीमेंट जनरल मुशर्रफ ने सियासी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे ख़त्म कर दिया। और फिर आखिर में इनके सिग्नेचर हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाज़रीन इस हवाले से कहते हैं कि NRO करना, और ये मैं आपको आज जो ECC ने पेमेंट्स की और वज़ीर आज़म और डायलॉग की बातें क्योंकि आजकल फिर चल रही हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए अपोजिशन से, हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। तो इमरान खान साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि मुशर्रफ ने इस मुल्क में NRO दिया था वो सबसे बड़ी ज़्यादती थी। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, आइए देखिए। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क से सबसे बड़ा जुल्म किया था। नवाज शरीफ को उसने हुदैबा पेपर मिल के केस में इम्यूनिटी दी और बाहर भिजवा दिया। NRO नंबर 1 आसिफ जरदारी को $60 मिलियन इनके पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, अरबों रुपया इन्होंने वकीलों के ऊपर खर्च किया। जब वो केस मैच्योर हो रहे थे और जो सरे महल था, नून लीग ने सरे महल उठाया, वो सरे महल इन्होंने डर गए क्योंकि इनके पास तो बताने के लिए था कि किधर से खरीदा है। वो सरे महल का पैसा बिका, पैसा पाकिस्तान को आना था। जनरल मुशर्रफ ने NRO जब दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन दोनों को, वो सरे महल भी हजम कर गए, $60 मिलियन भी उन्होंने रख लिया। नून लीग जब अपोजिशन में है इन्होंने कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा $7 मिलियन क्योंकि इनका मुकमुका हुआ था। उस मुकमुका ने जनरल मुशर्रफ के NRO ने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया जिसकी आज हम कीमत अदा कर रहे हैं। हमने जो सारा पैसा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, आधा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। ये किया इन्होंने मुल्क के साथ। मैं ये कभी नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, इन सारों का जब तक एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी नाज़रीन, ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जो बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इसका इकरार किया था, और अपनी गलती का इकरार करना आदमी का बड़ापन दिखाता है। और जनरल मुशर्रफ ने ये बड़ापन दिखाया, उन्होंने इकरार किया कि NRO देना उनकी गलती थी। NRO, yes, NRO is the area where I apologize. I can say that it was a wrong thing to have been done. I shouldn't have done it. सबसे गलतियां हो जाती हैं, but sometimes when you take decisions which you think are correct, but they turn out to be wrong. जी नाज़रीन, आपने सुना, उन्होंने इकरार किया वही बात जो इमरान खान साहब कहते हैं, वो जनरल मुशर्रफ ने भी इकरार किया कि NRO देना एक गलती थी। अब एक जो सरे मेंशन का जिक्र किया, और सरे मेंशन तो ऐसा सफ़ाए हस्ती से गायब हुआ कि शायद कभी एग्जिस्ट करता ही था या नहीं करता था। और इमरान खान साहब कहते कि जी ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने इनके खिलाफ केस बनाया था। तो ये नाज़रीन आपको 20 मार्च 2008 का ये वो एग्रीमेंट है जो NRO के बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ लंदन की हाई कोर्ट में किया गया। और इसमें बाकायदा तौर पे जो इसको सरे मेंशन कहा जाता है, इस दस्तावेज में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि रॉकवुड एस्टेट सरे मेंशन साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को दे दिया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई और क्लेम भी नहीं करेगी। और इस पर बाकायदा दस्तखत हुए और लंदन की हाई कोर्ट में 20 मार्च 2008 को ये वाला एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ। आसिफ अली जरदारी, रोमीना प्रॉपर्टीज लिमिटेड, विंगफोर्ड फार्म लिमिटेड और पार्सोनाज फार्म, और क्लेमेंट इस पे था द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और सरे मेंशन कहाँ गया, किधर गया, उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उस NRO के नतीजे में प्लेट में रख के लंदन हाई कोर्ट में ये साबिक सदर आसिफ जरदारी को पेश किया कि ये कबूल फरमाएं सरे मेंशन ये हमेशा के लिए आपका हुआ रॉकवुड एस्टेट। और इसके बाद किसी ने कोई सवाल भी इस हवाले से नहीं किया। तो ये रियासत पाकिस्तान ने NRO की कीमत उस हवाले से अदा की। अब सवाल ये आ रहा है कि जी नाज़रीन, जो बात की जा रही है कि जी एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और नून लीग के सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते भी हैं, कहते भी हैं कि हाँ जी ये बातचीत होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ ने तो, अगर आपको याद हो, कि हम इकनॉमिक डायलॉग के लिए इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। उन्होंने कौमी असम्बली में भी ये बात की, और बहुत से लोग नून लीग में भी और PTI में भी और
मुक्तदर हलकों में भी परेशान होते हैं। यार शहबाज शरीफ साहब तो इतने अच्छे काम कर रहे थे, सारी चीज़ें जैसे कहा जा रहा था कर रहे थे। ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए कौमी असम्बली में भी उन्होंने ये वाला बयान दिया और कि ग्रैंड इकनॉमिक डायलॉग क्या था। मैं इसकी कहानी नाज़रीन आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब आज पहली दफ़ा यही वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करे, ये पहले भी वो बड़ी सक्सेसफुली ना सिर्फ एक पावरफुल मिलिट्री रूलर के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं जो कि उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, सदर मुमलिकत भी थी, अफवाज पाकिस्तान, डिफेंस फोर्सेस की तमाम सपोर्ट भी उनको थी, प्रेसिडेंसी में भी बैठे थे, और अदलिया जिन्होंने उन्हें कन्विक्ट किया, उन सारी चीज़ों को उन्होंने रिवर्स कर दिया था। और किस सियासी फार्मूले के तहत? वही सियासी फार्मूला जहां बातचीत इस डायलॉग का मंजन बेचा जाता है और पीछे बैकग्राउंड में राब्ते होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, चीजें हो रही होती है, मुख्तलिफ ममालिक उसका हिस्सा होते हैं, जिसको डील कहा जाता है, डील ब्रोकरेज हो रही होती है, जिसका इंडिकेशन शहबाज शरीफ ने ग्रैंड इकोनॉमिक डायलॉग का दिया था। क्या था, आइए देखते हैं। यहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। It's never too late. It's for the country. It's for Pakistan. Absolutely. Why not? For Pakistan, not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they are sincere. With the nation, not with us, with the nation, with themselves. अगर वो उस तरफ genuinely कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ साहब की। ये नाज़रीन वही फार्मूला है, एग्जैक्टली वही फार्मूला जो 2007 में भी अप्लाई किया गया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई किया गया, हमारी अदलिया के ऊपर अप्लाई किया गया। और मैं उस वक्त, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे एडिटर भी थे डॉन में, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, रऊफ़ ग्लास साहब सीनियर सहाफ़ी है, उनके साथ लंदन में था। और उस वक्त मैंने नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू किया था और उनसे इसी हवाले से मैंने पूछा था कि जनाब ये सऊदीज और यूएस और ये डील्स वगैरह के हवाले से जो सवाल किया था, क्या जवाब दिया था, ये देखते हैं। See, what were the circumstances in which you left the country? Well, basically, Saudi Arabia and the king and the crown prince thought of us in difficult times, and I'm very grateful to them of thinking about us. And it is basically they who actually paved way for our going to Saudi Arabia. Now, is the Saudi government asking you not to go back to Pakistan before the 10-year period is over? There is no such condition. And the agreement that the government is talking about was presented in the court, and the court examined it and said, okay, take it away. I think that vindicated my position. There is a gentleman mentioned in that agreement which obviously bears resemblance to your signatures and signatures of Mr. Shehbaz Sharif. So who is this gentleman mentioned in the deal, the agreement? Is it former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri or his son? I don't know. There's no mention of any name. Can you take the nation into confidence? No. I simply do not know. But there's the question is there any agreement that I have signed with Mr. Musharraf or his government or any of the functionary of this government? No. जी नाज़रीन, आपने बड़े वाज़े अल्फाज में सुना, मेरा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था। रफ़ीक हरीरी के हवाले से मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में पूछा कि वो तो नहीं है इस एग्रीमेंट के हवाले से। तो जो 2 दिसंबर सन 2000 में एग्रीमेंट था मियां नवाज शरीफ साहब का, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अदील राज साहब जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा ये एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट बाकायदा तौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के अपने सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है, शहबाज शरीफ के सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है, और आपकी जगह फैमिली के दूसरे मेंबरान के साथ भी मौजूद है। और उस वक्त जब ये एग्रीमेंट वायलेट कर रहे थे तो लेबनीज प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा लेबनीज प्राइम मिनिस्टर उस वक्त पाकिस्तान आए थे, और ना सिर्फ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ बल्कि हरीरी साहब ने इस एक माहिदे के बारे में, जो आपने खुद सुना, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे तो ऐसे एग्रीमेंट का पता ही नहीं, हरीरी साहब कौन, मैं तो जानता ही नहीं। तो हरीरी ने आके भांडा कैसे फोड़ा था, आइए देखते हैं। Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan. I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. It was not my demand,
my friend, it was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. जी नाज़रीन, काफ़ी सारी तफसीलात हैं और आपको मैं मज़ीद भी इस हवाले से आगाह करूँगा कि आज जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो फार्मूला माजी में भी अप्लाई होता रहा, लेकिन इस वक्त हुआ है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद इस हुकूमत के जो कारनामे और ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम क्राइसिस हुआ था उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो हेयरिंग्स होती आई हैं और वो रिपोर्ट अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही। तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। उमर अयूब साहब कल भी आए हुए थे, नदीम बाबर साहब से भी हमने इस हवाले से सवाल किए थे, शिबली फराज साहब से भी, और वो हुकूमत जो अपने आप को शाबाश देती है कि हम कमीशन बनाते हैं और रिपोर्ट्स पब्लिक करते हैं, इस रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या थी? क्या इसमें भी उन्हीं छाता बरदारों का किरदार तो नहीं है जिनके पास अमेरिका के इकामे, नेशनैलिटीज़ और मल्का बरतानिया के साथ वफादारी के हल्फ हैं? एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। 8 जून और 25 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंक्वायरी और कमेटी बनाई कि पेट्रोलियम क्राइसिस के ऊपर तहकीकात की जाए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस मसले को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और जब 30 जून को उन्होंने इस हवाले से हेयरिंग की थी तो उसमें बड़ा वाज़ेह कहा था कि इस रास्ते की रुकावट बनने वाला चाहे कोई भी हो, खास सेक्रेटरी हो या कोई डीजी हो, कोई भी हो, वो नहीं बचेगा। 9 जुलाई की जो हेयरिंग थी उसमें भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पेट्रोलियम क्राइसिस पे अहम समाअत की और कहा कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर महसूस होता है कि कुछ बड़े इस मामले में शामिल हैं। गुज़िश्ता माह 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर माफिया को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान साहब की ऑब्जर्वेशन थी। फिर 16 जुलाई को एक और हेयरिंग की और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें दी। उनमें कहा कि इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है, वजीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है। गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फर्क है। एक तरफ वजीर आजम का स्पेशल असिस्टेंट है, दूसरी तरफ पूरी काबीना। मीटिंग मिनट से पता चलता है वजीर आजम भी अवाम का सोच रहे हैं। लगता है मावने खसूसी वजारत चला रहे हैं, बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। 26 जून को रकम बढ़ाई गई। क्या ये ओगरा की दरख्वास्त थी? ओगरा ने कीमत बढ़ाने की समरी नहीं भिजवाई। ओगरा की दरख्वास्त ना करने के बावजूद क्यों कीमत बढ़ाई गई? ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं? और 3 नवंबर को जो हेयरिंग हुई उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को कहा कि जी 4 हफ्तों में हम तहकीकात, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। अदालती TRs को देखते हुए तमाम तहकीकात मुकम्मल करनी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि 28 दिन गिनकर तारीख दे रहा हूं, मुझे ठीक 4 हफ्तों के बाद रिपोर्ट यहां चाहिए। यह ऐसा केस है कि हुकूमत भी हिलकर रह जाएगी। अदालत ने पेट्रोलियम कमीशन को तहकीकात 2 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर अगर तहकीकात मुकम्मल ना हुई तो अदालत खुद तहकीकात करवाएगी। ये वो स्कैंडल है नाज़रीन जो कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो आज़म ने कहा था 2 हफ्तों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जून में बनाई थी, अब नवंबर आ गया, रिपोर्ट नहीं आई। बड़ा स्कैंडल है। हम भी इसको फॉलो करते रहेंगे। आज के लिए इतना इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।